हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 17 फरवरी 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में हुए CSIR नेट के पार्ट बी सेक्शन का क्वेश्चन। एक्चुअली ये 2022 में हुआ था, लेकिन देखा जाए तो ये जो था वो 2021 दिसंबर में होने वाला एग्जाम था, जो कि किसी कारणवश पोस्टपोन्ड होकर के 2021 दिसंबर का एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर के आपको हुआ था 17 फरवरी 2022 को, जिसके पार्ट बी का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर अगले सेशन में हम लोग पार्ट सी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि हम आपके प्रिपरेशन के लिए जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी PY क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पार्ट बी का है, तो आप इसको 51 क्वेश्चन ID मान सकते हैं, लेकिन पार्ट बी का 1-1 करते चलते हैं हम लोग। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम। देखिए, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की जब आप बात आती है तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि होता क्या है इसमें, कि इसमें जो इनहिबिटर होता है, क्योंकि अनकम्पिटिटिव है, तो ये डायरेक्टली एंजाइम से, जैसे ये हो गया आपका सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, और यहाँ पे जो बनेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट, यहाँ पे जाके आपका इनहिबिटर जो है बाइंड करता है और बनाता है आपका ESI। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो इनहिबिटर है वो डायरेक्टली एंजाइम से बाइंड नहीं करता है। वो किससे बाइंड करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। ठीक है, तो अगर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करना चाहता है तो वो कुछ ऐसा करेगा ताकि ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बनने का रेट जो है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि Km का वैल्यू जो है वो कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। तो दो चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तो ये इनहिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम से बाइंड ना करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, और दूसरा इस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, ताकि जल्दी से एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाए और मैं उससे जाकर के बाइंड हो जाऊं, इस चीज को प्रमोट करने के लिए वो क्या करता है? Km का वैल्यू डिक्रीज कर देता है। दैट मीन्स एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट इंक्रीज्ड बाय द अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि एंजाइम से सबस्ट्रेट की एफिनिटी को बढ़ा देता है, Km वैल्यू ऐसे ही गिर जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट की कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए, हमने अभी कहा कि यहां पे ये फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा है एडिशन ऑफ एन अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर लोअर्स द Vmax ऑफ द रिएक्शन। देखिए, अब बात आती है कि Vmax देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर इस ग्राफ को हम लोग बनाएं, ठीक है, एडिशन ऑफ एन अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर लोअर्स द Vmax ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ग्राफ और ये हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ। तो यहां पे Vmax क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो Vmax को डिटरमिन करता है, तो Vmax क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, लोअर्स द Vmax ऑफ द ग्राफ। अब यहां पे 1/Km और ये 1/Km निगेटिव, और Km का वैल्यू क्या हो गया? ये भी आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो Km का वैल्यू भी गिर गया और Vmax का वैल्यू भी गिर जाता है। तो एडिशन ऑफ द अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। एपरेंट Km ऑफ द एंजाइम इज लोअर
एपरेंट केम ऑफ द एंजाइम रिमेन्स अनचेंज, नहीं ये गलत बात है। क्योंकि लोअर हो रहा है तो रिमेन्स अनचेंज तो हम लोग नहीं बोल सकते, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है, क्योंकि बी और सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द पीके वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेबल pK1 pK1 इक्वल टू इतना, ये किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। pKa2 इक्वल टू एमिनो ग्रुप के लिए, pKa3 किसके लिए है, एमिनो ग्रुप के लिए। चलिए अब देखिए एंजाइम्स एमिनो एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले से हो, तो जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड हो वो क्या होता है आपका ये आपके ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, ये आपको यहाँ पे जो है लाइसिन के लिए पूछ रहा है। ठीक है, एसिडिक हो, और दूसरा आपका अगर एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप के अलावा एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एसिडिक, अगर एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा हो, अगर एमिनो ग्रुप हो जाएगा एक्स्ट्रा तो वो क्या हो जाएगा बेसिक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लाइसिन की बात हो रही है, यहाँ पे चूंकि लाइसिन है थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, लेकिन यहाँ पे लाइसिन की बात हो रही है क्वेश्चन में। दूसरी चीज है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड 1 है और एमिनो ग्रुप कितना है, 2 है। ठीक है, यानी कि ये किस तरह का एमिनो एसिड है, बेसिक एमिनो एसिड है। तो जब भी बेसिक एमिनो एसिड की बात आती है तो दोनों एमिनो ग्रुप के pKa वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं। जब भी एसिडिक एमिनो एसिड की बात आती है तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के pKa वैल्यू का हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों का हम लोग एवरेज लें 9.06 प्लस 10.54 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा आंसर आएगा 9.8, यानी कि इस एमिनो एसिड के लिए जो है हमारा pKa वैल्यू जो होगा वो होगा 9.8। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम अल्कालिन फॉस्फेट। तो स्क्रीन के ऊपर आज क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग करने के दौरान थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा कट गया है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन को समझाते हैं पहले कि इसमें क्या किया है कि एंजाइम के लिए जो ऑब्टेन्ड Km वैल्यू है वो कितना है 10 मिलीमोलर। ठीक है, और V मैक्स इसका है 100 माइक्रोमोलर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, जिसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उस रिएक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जिसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 10 मिलीमोलर हो। तो आपको पता है कि अगर Km इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है V मैक्स का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, V मैक्स का आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, Km इक्वल टू सबस्ट्रेट है, Km कितना है 10 मिलीमोलर, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है 10 मिलीमोलर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो V मैक्स का आधा हो जाएगा, और V मैक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 माइक्रोमोलर। ठीक है, तो अगर V मैक्स को हम लोग डिवाइड करें तो 100 माइक्रोमोलर डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 50 माइक्रोमोलर, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द बैकबोन CO and NH can be observed in the alpha helix consisting of 15 amino acid residue। या देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको अगर अल्फा हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड -4। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 - 4 = 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। तो अल्फा हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के लिए आपको जितना भी नंबर ऑफ एमिनो एसिड दिया उसमें से 4 कम कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रेशन अक्रॉस G1 to S बाउंड्री फॉलोड बाय एंट्री इनटू S फेज इज प्रमोटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए
G1 to S की बात हो रही है, मतलब G1 से S में जाने के लिए। देखिए पहला दिया हुआ है CDK4 साइक्लिन, तो ये जो होता है वो G1 के लिए होता है। अगर आपका जो सेल है G1 स्टेज में है तो उस स्टेज में जो CDK यूज होता है या साइक्लिन डे यूज होता है वो CDK4 CDK2 होता है। अच्छा, CDK4 ये भी CDK4 से साइक्लिन जो होते हैं ये आपका जो होता है वो होता है आपका G1 to S में प्रमोट करने के लिए। तो दूसरा जो आपका साइक्लिन होता है, साइक्लिन CDK2 और साइक्लिन E जो होता है G1 से S में प्रमोट करने के दौरान देखा जाता है, यूज होता है। चलिए अगला आ जाइए। इन यूकैरियोटिक सेल्स कोवैलेंटली अटैच लिपिड हेल्प्स टू एंकर सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स, ठीक है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन ग्रुप ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन वाज आर एंकर टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ मेम्ब्रेन बाय अ फैटी एसाइल ग्रुप। अच्छा, मिरिस्टेट और पामिटेट, दीज ग्रुप्स आर जनरली कोवैलेंटली अटैच टू। अच्छा चलिए, ये आपका लिपिड एंकर प्रोटीन की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए ये जैसे मेम्ब्रेन होता है तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन तीन तरह के होते हैं। एक होता है सरफेस प्रोटीन, दूसरा होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर धंसा होता है, तीसरा होता है साइटोसोलिक प्रोटीन जैसे जो कि लिपिड एंकर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो लिपिड एंकर प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल है, तो ये साइटोसोलिक फेस की तरफ रहते हैं, इधर की तरफ रहते हैं, लिपिड से लगे होते हैं, तो ये लिपिड एंकर प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड एंकर प्रोटीन्स में दो तरह के होते हैं, एक जो होता है जैसे ये जो एंकरिंग होती है वो दो तरह के एमिनो एसिड से होती है, पहला ग्लाइसिन और दूसरा आपका सिस्टीन। तो एक बनाने का तरीका एक हो गया कि अगर इसमें आपको सिस्टीन नहीं दिया हुआ है, ग्लाइसिन दिया होता है ग्लाइसिन पे लगा दीजिए, और ग्लाइसिन नहीं दिया हुआ है सिस्टीन दिया हुआ है तो सिस्टीन पे लगा दीजिए। सोचने की बात तब होती है जब दोनों दी हो, ठीक है। तो पहले बता दें कि जो मिरिस्टाइलेशन होता है वो हमेशा ग्लाइसिन पे होता है। तो एक तो आपको पता है कि मिरिस्टाइलेशन जो होता है वो ग्लाइसिन पे होता है। दूसरा आप इस तरह से लगा देते हैं कि अगर सिस्टीन यहाँ पे नहीं है, एक ही है ग्लाइसिन है, तो हमने सीधे ग्लाइसिन पे लगा दिया, आंख मूंद के क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो हमेशा होता है ध्यान रखिएगा एन टर्मिनस पे होता है, ठीक है। चलिए, द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिगर देन 50 किलो डाटर अक्रॉस द न्यूक्लियर इन्वेलप रिक्वायर। देखिए इसको भी आप समझ सकते हैं, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 660, अब जैसे मान लीजिए 50 किलो डाल्टन का है और ये आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है, तो यहां पे एक आपका क्या चाहिए, कोई चैनल चाहिए जो इस 50 किलो डाल्टन को अंदर ले जा सके, ठीक है। अब बताती है कि कौन सा यूज होगा, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 661, ये आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यूज किया जाता है। टीम और टॉम, ये आपको पता है कि कहां पे यूज किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम। तो बचा क्या, इम्पोर्टीन बीटा, तो ये आपको हेल्प करता है न्यूक्लियस में एंट्री करने के लिए बिगर प्रोटीन को, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। आयरन सल्फर क्लस्टर are the key prosthetic group that carry electrons in all of the below except। अब देखिए आयरन सल्फर कह रहा है कि आयरन सल्फर क्लस्टर आर द की प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट कैरी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से ऐसा कोई ढूंढना है, बताना है जिसमें आयरन सल्फर क्लस्टर नहीं हो, ठीक है। अब देखिए आयरन सल्फर क्लस्टर की अगर बात की जाए तो सीधे सीधे हम आपको बता दें कि साइटोक्रोम A1 to A3 जैसे होता है, साइटोक्रोम A1 A3 जो होता है, A1 A2 A3 जो होता है उसमें आपका फेरस सल्फर क्लस्टर एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे ये आपका ऐसे एक बनता है ना,
ठीक है, तो ये जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें आपका जो फेरस सल्फर क्लस्टर होता है वो एब्सेंट होता है, उसमें हीम ग्रुप होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इन बैक्टीरिया मेनी ऑफ द टीआरएनए जीन्स डू नॉट कंटेन द CCA सीक्वेंस फाउंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए। In this context, which one of the following statements represent the correct explanation? अब देखिए, ये जो CCA सीक्वेंस होता है, जैसे ये आपका tRNA है, तो इस इंड पे आपका लगता है CCA, ठीक है, सॉरी CCA, ठीक है। तो ये जो CCA होता है वो tRNA बनने के बाद होता है, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जैसे tRNA बन गया, इसकी फोल्डिंग हो गई, तो tRNA बनने के बाद इस CCA को ऐड किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये CCA जो होता है इसका DNA, मतलब जिस DNA से tRNA का निर्माण होता है या ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, उसमें इस CCA के लिए कोई भी सीक्वेंस मौजूद नहीं होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि CCA का एडिशन जो है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। तो ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं उस हिसाब से अपना ऑब्जर्वेशन। इन दिस tRNA amino acylation occurs at the 3 prime end of the tRNA irrespective of the presence of CCA। नहीं, इरेस्पेक्टिव होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि CCA ऐड होने के बाद फिर से 3 प्राइम पे कोई ऐड कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। CCA सीक्वेंस इज एडेड टू दिस tRNA ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ DNA, देखिए यहाँ पे है ना DNA टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सम सेल्स पोजेज पेप्टाइड विच कंटेन D फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, हाउ डू they arise? Some cells possess peptides which contain D form of amino acid। देखिए, D form of amino acid जो होता है वो राइबोसोम इंडिपेंडेंट जो प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो राइबोसोम पे नहीं बनते हैं, राइबोसोम से अलग बनते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि राइबोसोम पे जितने भी प्रोटीन्स का निर्माण होता है वो सिर्फ और सिर्फ L एमिनो एसिड वाले होते हैं, यानी कि राइबोसोम जो होता है वो पेप्टाइड में अपने जो पेप्टाइड वो बनाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो L एमिनो एसिड ऐड करता है। ठीक है, तो बाकी अदर तरह से जो प्रोटीन बन सकते हैं मतलब राइबोसोम इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसमें D फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड इन्वॉल्व हो सकते हैं या आ सकते हैं। चलिए, तो उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। दिस पेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम बाय इनकॉर्पोरेटिंग D एमिनो एसिड एट ऐसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ L एमिनो एसिड को ऐड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। राइबोसोम मेक्स पेप्टाइड विद L एमिनो एसिड ओनली, देखिए यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन आगे बढ़िए। हाउएवर सम ऑफ द एमिनो एसिड इन द पेप्टाइड्स आर रिप्लेस्ड बाय D एमिनो एसिड बाय अ पाथवे दैट इन्वॉल्व एक्सीजन ऑफ, देखिए ऐसा अभी तक कोई भी पाथवे डिस्क्राइब नहीं हुआ है, डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, बाद में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये पाथवे नोन नहीं है। तो यहां तक तो सही है, लेकिन इसके बाद जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। द पेप्टाइड विद द D एमिनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन अ राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चलिए भाई राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर में होता है, अब जहां हो जैसे हो कोई बात नहीं है। तो चौथा भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पेप्टाइड्स विद D एमिनो एसिड एग्जिस्ट ओनली इन आर्की, देखिए यहाँ पे जो ओनली इन आर्की लगा दिया ना, ये स्टेटमेंट को गलत बना रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि D एमिनो एसिड वाले सिर्फ आर्की में ही मिलते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, तो ओनली इन आर्की स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आर ट्रू एक्सेप्ट, चलिए
बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो होता है उसके बारे में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि ट्रू एक्सेप्ट यानी कि बाकी 3 सही होंगे, एक कोई फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। चलिए, तो यहां पे पहला जो ऑप्शन है वो है सम टर्मिनेटर सीक्वेंस रिक्वायर रो प्रोटीन्स फॉर टर्मिनेशन। देखिए में सम ये जो भी आपका ऑप्शन आता है वो मैक्सिमम यानी कि 95% केसेज में सही होते हैं। ऑलवेज वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो 98% में रॉन्ग होते हैं, क्योंकि सम की बात है तो ये सही होगा। इन्वर्टेड रिपीट एंड टी रिच नॉन टेम्पलेट स्टैंड डिफाइन इंट्रिंसिक टर्मिनेटर। देखिए ये जो इस तरह का सीक्वेंस बनता है तो ये आपका इंट्रिंसिक टर्मिनेटर होता है, ये भी आपका सही है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर्स में पोजेज इन्वर्टेड रिपीट एलिमेंट्स, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नस ए इज नेसेसरी, देखिए नस ए इज नेसेसरी। अब देखिए फॉर इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन, तो जब इंट्रिंसिक टर्मिनेशन की बात आती है तो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन जो होता है, जैसे इस तरह का हमने बोला कि इन्वर्टेड रिपीट टी रिच टेम्पलेट बन गया, तो यहां पे रो का कोई जरूरत नहीं है। तो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर जो होते हैं वो रो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? रो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर में एन यूटिलाइजेशन ए का क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर सर। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमको फॉल्स ही बताना था कौन सा फॉल्स है, तो इसको समझे ना, क्योंकि इंट्रिंसिक टर्मिनेटर क्या है? रो इंडिपेंडेंट है। अब जब रो इंडिपेंडेंट है तो नस ए का क्या जरूरी है? कोई जरूरी है? एन यूटिलाइजेशन साइट का कोई जरूरी नहीं है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स Which one of the following protein is essential for both the initiation of DNA replication as well as the continued advance of the replication form? अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो ORC है, ORC का काम है ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करना, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो पहली तो बात ये है कि इनिशिएशन के बाद इसका कोई जरूरी नहीं है, और हमसे पूछ रहा है कि इनिशिएशन के बाद भी इसका जरूरी हो कौन सा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बता दें, CMG। ये तीनों जो होते हैं इनिशिएशन से लेकर के इलोंगेशन तक काम में आते हैं। CMG मतलब CDC45, M मतलब MCM 227 और G मतलब जीन्स, यानी कि ये CDC45 जो है ये आपका यूटिलाइज होता है इनिशिएशन से लेकर के इलोंगेशन तक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द मेजर प्रोटीन फॉर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन क्रोमैटिन कंडेंसेशन इन ईस्ट एंड ह्यूमन रिस्पेक्टिवली। क्रोमैटिन, ईस्ट में अगर क्रोमैटिन की बात की जाए तो एक सर प्रोटीन होता है जो यहाँ पे, ये जो क्रोमैटिन होता है इसके हेड पे, इसलिए इसको सर बोलते हैं, इसके हेड पे ये यूटिलाइजेशन होता है जो कि ईस्ट में यूज होता है, तो सर, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन की बात कर रहा है तो HP1 हिस्टोन प्रोटीन 1 जो होता है वो यूज में आ जाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियसिस। तो फाइलेरियसिस के लिए होता है ब्रूगिया मैलाई, इसके बाद ब्रूगिया टर्पी भी होता है, टर्पेटी या टर्पी भी होता है, और इसके अलावा स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, तो ये 3 जो होते हैं वो फाइलेरियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स डज नॉट फंक्शन एज टाइरोसिन काइनेज। तो टाइरोसिन काइनेज में ये आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन, ये सारे जो होते हैं आपके टाइरोसिन काइनेज जो होते हैं उसी को यूटिलाइज कर देते हैं, यानी कि ये जो होगा आपका यूटिलाइज नहीं होता है, यानी कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही यूटिलाइज नहीं होता है। चलिए, अगला है, ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय। तो ट्यूमर्स कहां बनते हैं? कैंसर्स में, ठीक है। तो उसको हम लोग जैसे लिम्फोमा, कार्सिनोमा, माइलोमा,
ये सब किस चीज से जनरेट, नाम कैसे आया? जैसे लिम्फोमा, तो लिम्फ बेस पता है कि नाम से ही पता चल जाता है कि लिम्फेटिक सेल से जुड़ा हुआ है। कार्सिनोमा जैसे आपको पता है कि मसल सेल से है ना। तो ल्यूकेमिया, तो इससे क्या होता है कि टिश्यू और सेल इसका ओरिजिन होता है। मतलब नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो किस सेल्स या किस टिश्यू जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पहला है ब्रेक थ्रू इन कैंसर थेरेपी इज accepted where T cells are taken from a patient are modified in the laboratory to attack cancer cells before reinfusion in the patient. These T cells are called, देखिए होता क्या है कि जो नॉर्मल टी सेल्स होता है आपके शरीर में, वो आप ही के अंदर आप ही के कैंसर सेल्स को तो किल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक बनाया गया कार टी सेल्स। कार टी सेल्स मतलब काइमेरिक एंटीजेनिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। ठीक है, कार, तो कार टी सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। और ये मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड कैसे होता है कि जैसे आपके टी सेल्स को निकाला, उसमें हमने एक ऐसा जीन इन्वॉल्व किया ट्रांसजेनिकली जो अपने सरफेस पे एक रिसेप्टर को बनाता है। और ये रिसेप्टर किसके लिए होता है? कैंसर सेल के लिए। यानी कि अब ये कैंसर सेल पे अटैक कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कार टी सेल्स, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। यानी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। ठीक है, चलिए अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट इन एम्फीबियन इज करेक्ट? गैस्ट्रुलेशन बिगिन विद द इनवेजिनेशन ऑफ बॉटल सेल्स फॉलोड बाई कोऑर्डिनेटेड इन्वोल्यूशन ऑफ द, देखिए इन्वेजिनेशन जो होता है वो बॉटल सेल से ही होता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अ सी अर्चिन बीटा कैटेनिन्स एक्युमुलेट्स प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमियर्स which are fated to become endoderm and mesoderm if GSK3 is blocked in the developing embryo. ठीक, ओके, तो ये जो आपका GSK3 है, ये एक्टिंग एज क्या फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस, जिसमें बीटा कैटेनिन जो है ब्लास्टुला में एक्युमुलेट होता है और आपको एक्टोडर्मल स्पेसिफिकेशन को आप बोल सकते हैं कि एक्टोडर्मल फेट को सप्रेस करता है और सप्रेस करने के बाद इंडोडर्मल फेज को प्रमोट करता है, साथ साथ मेजोडर्मल फेट को प्रमोट करता है। बीटा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये हमारा थर्ड ऑप्शन बीटा विल एक्युमुलेट इन द न्यूक्ली ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल्स लीडिंग टू एनिमल सेल्स गेटिंग स्पेसिफाइड एज इंडोडर्म एंड मेजोडर्म। यहाँ पे जो आपका एक्टोडर्मल बॉल जो यहाँ पे दिया हुआ, तो ये तो पहले गलत हो जाता है कि एक्टोडर्मल फेट यहाँ पे सप्रेस हो जाता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जहाँ जहाँ आपका, जैसे यहाँ भी आपका फेट ऑफ एक्टोडर्मल बॉल है, तो ये भी, तो एक्टोडर्मल फेट यहाँ पे क्या हो जाता है कि सप्रेस हो जाता है और प्रमोट होता है आपका इंडोडर्म सेल्स, एंड साथ में मेजोडर्म फेट भी बनता है। यहाँ पे जैसे दिया है कि इन द न्यूक्ली ऑफ लार्ज माइक्रो, तो न्यूक्ली में ये नहीं होता है बल्कि ब्लास्टुला सेल्स में एक्युमुलेट होता है। तो इस बेस पे देखा जाए तो हमारा ये पहला तो है कि आपको पता है तो ये चीज हो जाता है। दूसरा, आपको ये भी कम से कम पता है कि एक्टोडर्मल फेट सप्रेस हो जाता है, तो आप इस आंसर को आसानी से आप कर सकते हैं। ये आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एराबिडोप्सिस embryogenesis do the visible distinction between the adaxial and abaxial tissue of the cytoledons become initially apparent? देखिए एडेक्सियल एंड एबेक्सियल मतलब कहने का मतलब है कि वेंट्रल एंड डोर्सल आपका जो साइट है वो आप किस स्टेज में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब देखिए होता क्या है, जब भी फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होता है तो पहला स्टेज क्या होता है आपका जाइगोटिक स्टेज, जिसमें सेल सिंगल रहता है। अब इसमें आप कैसे बता पाएंगे कि ये किस स्टेज में है? तो जाइगोटिक स्टेज तो ऐसे ही हट गया कि मतलब इसमें आप तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एडेक्सियल टिश्यू है, कौन सा एबैक्सियल टिश्यू है। फिर आता है आपका एक ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज में क्या होता है कि मास ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ग्लोबुलर स्टेज ही भी खत्म हो गया। अगला स्टेज जो आता है ये आपका हार्ट शेप ऐसा स्टेज होता है जिसको हम लोग
टॉर्पीडो स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज में आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि आपका कौन सा एडेक्सियल फेज है और कौन सा एबैक्सियल। मैच्योर फेज में तो हो ही जाता है। तो आपका कह रहा है कि किस इनिशियली बिकम एपरेंट, तो अगर स्टेज की बात की जाए कि बढ़ते बढ़ते किस में होने लगता है, मैच्योर स्टेज तो लास्ट स्टेज हो ही जाता है, तो उस केस में अगर देखा जाए तो हमारा आंसर होगा टॉर्पीडो स्टेज। ठीक है, तो अगर फाइनली पूछता तो मैच्योर स्टेज शायद बोल सकते थे, चाहे टॉर्पीडो नहीं देता तब भी बोल सकते थे, लेकिन टॉर्पीडो स्टेज में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो टॉर्पीडो स्टेज होगा। ठीक है, चलिए अगला है इन अ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट द area of presumptive ectoderm from an early frog gastrula was transplanted to a region of the newt gastrula destined to become part of the mouth. The resulting salamander larva had frog-like mouth parts from tadpole sucker instead of balancers, as observed during development of a wild-type newt embryo. This is an example of. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक फ्रॉग गैस्ट्रुला है, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये एक न्यूट गैस्ट्रुला है। ओके, अब यहां से हमने कुछ सेल्स को काटा और यहां पे लाके हमने क्या किया, ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट के बाद जब हमने डेवलप किया तो यहां पे क्या होता है कि इस न्यूट जब ये मैच्योर होगा तो इस इस न्यू फ्रॉग में यहां पे सकर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। किसके कारण बने, इसके ट्रांसप्लांटेशन के कारण। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप मुझे लगता है कि ये आप फिगर आपको देख लेना चाहिए एक बार। ये फिगर आपके बैक्सम एंड गिलबर्ट का है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, सेम चीज है कि फ्रॉग गैस्ट्रुला को हमने क्या किया, ये डोनर है हमारा फ्रॉग गैस्ट्रुला, सेल्स को उठाया, एरिया प्रिजम्पटिव ओरल एक्टोडर्म, और हमने डाल दिया, क्या डेवलपमेंट हुआ, सकर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सेम चीज अगर रिपीट किया जाए तो न्यूट गैस्ट्रुला में फ्रॉग डाला गया तो फ्रॉग गैस्ट्रुला विद न्यूट बैलेंसर्स बन गए। यहां पे ध्यान दीजिए, क्या हुआ, गैस्ट्रुला डाला, सकर बन गया, जो किसका कैरेक्टर है, फ्रॉग गैस्ट्रुला का। और यहां पे हमने जब न्यूट से फ्रॉग में डाला तो क्या बना, बैलेंसर्स बना। बैलेंसर्स किसका कैरेक्टर है, आपका न्यूट गैस्ट्रुला का। तो सीधे सीधे बात है कि जब सेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होते हैं तो वहां के सेल्स का जो जेनेटिकल कैरेक्टर है वो फोर्स करता है डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए, जहां से हम सेल्स लाए हैं। तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिकल स्पेसिफिकेशन। क्या कहते हैं, जेनेटिकल। यहां भी आप देख सकते हैं जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये एक तरह का जेनेटिकल इंडक्शन है जो क्या करता है, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, जो हमारा फ्रॉग का गैस्ट्रुलर सेल्स है उसके बीच, और जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने ट्रांसप्लांट किया है सेल्स को, वो इंटरेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीन प्रोडक्ट डू नॉट कंटेन एनबीएस एलआर डोमेन। देखिए सीधा क्वेश्चन है आपका, M10 प्रोटीन जो होता है बार्ली का, बार्ली सेल्स जॉ जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज एनबीएस एलआर डोमेन उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए अब कह रहा है फोटोकेमिकली जनरेटेड एटीपी इज कंज्यूम्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल। देखिए केल्विन साइकिल्स को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि आपका कार्बन फिक्सेशन होता है, जिसमें क्या बनता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, 3PGA से बन जाता है फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस स्टेज में आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और साथ ही NADPH का भी यूटिलाइजेशन होता है, जिससे बनता है NADP। ठीक है, तो एटीपी का भी यूटिलाइजेशन स्टेज में होता है, यानी कि किस में स्टेज में होता है, रिडक्शन स्टेज में। ठीक है, तो रिडक्शन यहां भी है और यहां भी, यानी कि रिडक्शन स्टेज में होता है, और NADPH का भी इस्तेमाल होता है।
तीसरा स्टेज होता है आपका रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसराइड से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन में पहला इस्तेमाल होता है एटीपी, और दूसरा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाता है आपका रिबुलोज 20 फॉस्फेट। तो रिबुलोज 20 फॉस्फेट का यहां पे हम लिख देते हैं, जो तीसरा एथिट होता है आपका रीजनरेशन। तो इसमें क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन जाता है रिबुलोज 20 फॉस्फेट, और यहां पे भी आपके एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो 2 स्टेज होते हैं, यानी कि रिडक्शन और आपका रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में नहीं होता है, वनली रीजनरेशन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि रिडक्शन में भी होता है और कार्बोक्सिलेशन में वैसे भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है डायरीजेंट प्रोटीन प्रीडोमिनेंटली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ लिग्निन लाइक मॉलिक्यूल और लिगेंस। इसको लिगेंस भी बोलते हैं, तो इसके प्रोडक्शन में यूज होता है। चलिए अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज इन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ड्यूरिंग थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको थायरोपेरोक्सीडेज बोलते हैं, थायरोपेरोक्सीडेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टायरोसिन पे आयोडीन मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। अब ये आयोडीन, जैसे ये टायरोसिन है, अब ये आयोडीन मॉलिक्यूल 3 या 4 की संख्या में होता है। ठीक है, तो इसको टायरोआयोडीनिन भी बोलते हैं। तो ये TI4 या TI3 होता है। तो इसमें जो ये आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ आयोडीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ आयोडीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है द डार्क करंट इन रेटिना इज ड्यू टू। देखिए डार्क करंट ऑफ रेटिना का जब भी इंडक्शन होता है तो वो आपके सोडियम आयन के चैनल के ओपनिंग में होता है, और वो कहां पे होता है? सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। जब भी सोडियम आयन चैनल की ओपनिंग होती है आपका डार्क करंट रेटिना इसी के ओपनिंग के कारण इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लिट डायफ्राम? पैक्सिलिन जो होता है, नेफ्रिनिन नहीं होगा, और ये दोनों अलग चीजें NaPH1। तो पैक्सिलिन जो होता है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या कह रहा है? DNA was isolated from a strain of bacterium with genotype A+, B+, C+, D+N transformed into a bacterial strain इतना। The transformed were tested for the presence of donated gene. The co-transformed gene were used as follows। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। अब क्या है कि एक स्ट्रेन है जो कि जिसमें हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया है? जीन ट्रांसफॉर्म किया है A+, B+, C+, D+ एंड E+। और ये पहले से क्या है? इसमें A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है और E भी नहीं है। ठीक है, जब हमने इसको टेस्ट किया ये जानने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमको कुछ सीक्वेंस मिले, ये सीक्वेंस हमको मिले। वो क्या है? तो ये जो सीक्वेंस है A+, B+, C+, E+, D+, C+, और आपका B+, D+। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप देख करके, अब ध्यान दीजिए, इस सीक्वेंस को आप देख करके ये सीक्वेंस बता सकते हैं कि जो जीन का जो ट्रांसफॉर्म हुआ था वो किस सीक्वेंस में, ये जो जीन हम ट्रांसफॉर्म किए थे
वो किस सीक्वेंस में मौजूद थे। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, और यहां ध्यान दीजिए बी प्लस डी प्लस, ठीक है। यानी कि एक बात साफ है कि ए के बाद बी है और बी के बाद क्या है, डी है, यानी कि ए बी डी। अब ध्यान दीजिए, डी प्लस सी प्लस और सी प्लस ई प्लस, सॉरी, ठीक है। अब यानी कि डी के बाद क्या है, सी है, और सी के बाद क्या है, ई है, ठीक है। हम अभी बता देते हैं, सी के बाद क्या है, ई है। तो यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए बी डी सी और ई, यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको उल्टा समझ के देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस यहां है, बी प्लस डी प्लस ये हो जाएगा, सी प्लस ई प्लस ये हुआ, और डी प्लस सी प्लस ये हुआ। तो इससे आप बता सकते हैं, इस सीक्वेंस को बना करके, कि इस जो रिएक्शन है उसको बना करके हम बता सकते हैं कि आपका कौन सा सीक्वेंस यहां पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि अगला है क्वेश्चन है, अ फ्लाई विद एप्रिकॉट कलर्ड आई वॉज क्रॉस्ड विद अ सेपिया आइड फ्लाई ऑफ अपोजिट सेक्स। इन F1 all flies were wild type. The genes responsible for the two phenotypes were. अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आइड कलर हैं, जब दोनों को क्रॉस कराया गया अपोजिट सेक्स, जैसे कि जब मेल फीमेल को क्रॉस कराया गया, तो जो हमको F1 प्रोजेनी जो मिला वो क्या था, वाइल्ड टाइप था। वाइल्ड टाइप कहने का मतलब ना एप्रिकॉट कलर था ना सीपिया कलर था। सीधी सीधी बात है कि ये जो जीन है, अगर जैसे एलीली का मतलब क्या होता है कि सिमिलर क्रोमोसोम पे ये एक दो अलील है, मतलब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है ना। तो अगर दोनों एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट होते, एलीलिक होते, तो यहाँ पे F1 में वाइल्ड टाइप ना होकर के इन दोनों में से कोई एक होता है ना। यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो नॉन एलीलिक है। नॉन एलीलिक कहने का मतलब है कि एक दूसरे क्रोमोसोम पे है और दूसरा कैरेक्टर किसी और क्रोमोसोम पे अवेलेबल है, दोनों एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर नॉन एलीलिक है तो इसके F1 में आने के चांसेज बहुत कम है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर जो है नॉन एलीलिक है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली ट्रेट हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर और टॉयज आर कॉज्ड बाय अ डोमिनेंट एलील। इन अ स्क्रीनिंग इट वाज फाउंड दैट out of 42 individuals having an allele for polydactyly, only 38 of them were polydactylous. Which of the following is the correct interpretation of the observation? अब देखिए, 42 में आपका 38 जो है पॉली, सीधी सीधी बात है, 42 का जो है 38 जो है आपका पॉलीडेक्टाइलस हो गया। तो 38 जो है 42 का कितना परसेंट होगा, 90% होगा। अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा द पेनिट्रेशन ऑफ पॉलीडेक्टाइलस इज एस्टिमेटेड टू बी 90%, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर। अगर आपने डायरेक्ट रिपेयर और बेस एक्सीजन रिपेयर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका यही कि डायरेक्ट रिपेयर में क्या होता है कि ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो रीस्टोर हो जाता है, जबकि बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है कि सेक्शन ऑफ डीएनए जो है डिस्टॉर्शन वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और करेक्ट बेस एडिट करके उसको रीसील्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि यूकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 to 6 सुपर ग्रुप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक सुपर ग्रुप इज फॉल्स। तो इसमें हमको क्या बताना है, फॉल्स बताना है। फंजाई एंड एनिमल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन आइदर ग्रुप इज टू प्लांट्स, ये भी सही है। अमीबोजोआ एंड ओपिक्स्टोकॉन्स आर यूनिकॉर्न्स, सही है। लैंड प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी बिलोंग टू आर्कियोप्लास्टिडा, ओके, राइट। एल्बियोलस एंड अमीबा बिलोंग टू द, अच्छा, एल्बियोलेट्स जो होते हैं, अब देखिए अमीबा के साथ इसलिए नहीं करेगा कि एल्बियोलेट्स जो होते हैं वो कैविटी, इनमें क्या होता है, कैविटी होती है, तो ये कैविटी कंटेनिंग होते हैं, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता है। वो आपका जो आप
अमीबा, जैसे कि आप ये अमीबा हो गया, तो इसमें आपकी कैविटी नहीं होती है। ये क्या होता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के कारण ये क्या बनते हैं, ऑटोपॉड बनते हैं, जिस कारण वो मूवमेंट करता है। तो इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि एल्वुलिट्स क्या होते हैं, कैविटी कंटेनिंग होते हैं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मैमल्स। तो मैमल्स में अगर पैटर्न ऑफ क्लीवेज देखा जाए तो रोटेशनल होता है। बात आती है कि बाकी का क्या है फिर, तो ये रेडियल जो होता है आपको इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है, स्पाइरल जो है वो आपको मोलस्का में मिलता है, और बाईलैटरल जो है वो आपको ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो रोटेशनल जो होता है वो आपको किस में मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो आपको मुझे लगता है पता होना चाहिए। चलिए फिर आते हैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड कैरेक्टराइज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो हम आपको बता दें जैसे कि ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और फिर आपका इधर अगर देखा जाए थैलोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, आप टेरिडोफाइटा, आपका एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म। इसमें जो आपका यहाँ पे जो होता है आपका होता है हैप्लॉइड थैलोफाइटा, हैप्लॉइड गैमिटोफाइट, और यहाँ पे टेरिडोफाइटा में जो होता है आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में जो होता है वो हैप्लॉइड गैमिटोफाइट होता है, टेरिडोफाइटा में जो होता है आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म जो होते हैं। ठीक है, चलिए, which of the following gases is present in the stratosphere at the concentration higher than its concentration in troposphere। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पर्म जैसे होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर, फिर आपका मेजोस्फीयर, फिर आपका थर्मोस्फीयर, फिर आपका थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है आपका ओजोन लेयर होता है, लेकिन ये ओजोन लेयर आपके ट्रोफोस्फीयर्स में भी होता है। तो आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होते हैं उसको हम लोग गुड ओजोन बोलते हैं, जबकि ट्रोफोस्फीयर्स में जो ओजोन लेयर होता है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। तो ट्रोफोस्फीयर्स में जो बैड ओजोन होते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से कम होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, ओजोन होगा जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ट्रोफोस्फीयर। ठीक है, The graph below shows the change in the size of which of the four population growth are। देखिए अब क्या कह रहा है, ये पॉपुलेशन साइज हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये टाइम डिपेंडेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सबसे पॉपुलेशन साइज है इसमें जो सबसे लोएस्ट है वो आपका जो डी है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर के लिए। पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट दिज इकोसिस्टम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू एनुअल वर्ल्ड एट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। देखिए ये आपको एक तरह से बोला जाए तो एनालिटिकल का बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव इशू है, इसमें आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा हम आपको बता दें यहाँ पे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो नेट प्रोडक्शन होता है एनुअल, ठीक है ना, तो एनुअल नेट प्रोडक्शन इसका होता है आपको 37.4 इंटू 10⁹ पर ईयर। ओपन ओशियन का जो होता है आपको 41.5 10⁹ पर ईयर।
अल्गल बीड्स एंड कोरल रीफ का जो होता है 1.6 होता है और स्वैम्प्स का होता है 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो BADC, तो BADC जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिप्रेजेंट दिस इकोसिस्टम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, सॉरी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे थे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो CDAB इज द राइट आंसर। चूंकि इंक्रीजिंग हमको लगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा था CDAB इज द राइट आंसर। ठीक है। हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इन एन एरिया कैन बी डिटरमिन्ड। अब देखिए कह रहा है कि किसी एरिया में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रास लैंड है, क्या है, एक ग्रास लैंड है, इसमें क्या हुआ, फायरिंग हुआ। तो हो सकता है कि इस ग्रासलैंड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार फायरिंग हुई होगी, कई बार आग लगे होंगे, फिर नए ग्रासेज आए होंगे, हो सकता है फिर आग लगे होंगे, फिर से वहां पे नए ग्रासेज आए होंगे। तो जितनी बार यहाँ पे फायरिंग होती है, चाहे आग लगते हैं, घास जलते हैं, उतनी बार क्या होता है कि ये कार्बन का यहाँ पे लेयर बन जाता है, यानी कि कार्बन कंटेंट जमा हो जाता है जितनी बार फायरिंग होती है। तो अगर इस कार्बन कंटेंट को हम किसी तरह मेजर कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया में फायरिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव करना ट्री का जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्री हम सीधे कैसे बोल सकते, कोई जरूरी नहीं है कि वहां ट्री पे हो, घास भी हो सकता है। दूसरी चीज है रेडियो डेटिंग, हम वहां पे उस चीज का नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन द फायर स्केयर्स इन ग्रोथ रिंग ऑफ लिविंग ट्री, ये भी नहीं होगा। तो कार्बन कंटेंट को हम लोग अगर मेजर कर लें तो हम बता सकते हैं कि हिस्टोरिकल फायर का जो को है हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट ऑन लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, क्या आ रहा है, लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है कि फॉसिल्स का मतलब होता है कि बहुत पहले कोई ऑर्गेनिज्म था और अभी जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो एज इट इज सेम कैरेक्टर को बता रहा है जो बहुत पहले था। जैसे मान लीजिए आज से 10,000 वर्ष पूर्व कोई ऑर्गेनिज्म था और अभी हम उसकी स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, तो 10,000 वर्ष पूर्व उसके जो कैरेक्टर थे, सेम कैरेक्टर हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर सिर्फ फॉसिल्स की बात की जाए तो ये डेड मटेरियल्स भी हो सकता है, कोई अनदर मटेरियल्स भी हो सकता है, जैसे फिकस हो, हेयर्स हो, अदर कोई भी चीज हो, बॉडी पार्ट्स हो, कोई भी चीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लिविंग फॉसिल्स की। लिविंग फॉसिल्स का मतलब होगा कि वो डेड नहीं है, अभी भी जिंदा है, लेकिन उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल, कोई डाइवर्सिविकल कोई भी चेंजेज नहीं आया। वो बहुत साल से एज इट इज अपने कैरेक्टर को जो है सेव करके रखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, यानी कि उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है। चलिए, तो लिविंग फॉसिल्स आज इंप्रेशंस। देखिए, इंप्रेशंस की बात जैसे ही यहाँ पे आती है ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि बात है लिविंग फॉसिल्स की। तो चूंकि जिंदा है, मतलब हमारा फॉसिल्स क्या है, जिंदा है, डेड नहीं हुआ, तो इंप्रेशंस तो नहीं हुआ। लिविंग फॉसिल्स टू हाई मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, हमने कहा कि कोई चेंजेज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लिविंग फॉसिल्स आर ऑलवेज एन इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन टू क्लासेज, नहीं, ये नहीं होगा। लिविंग फॉसिल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे हमने कहा कि अनचेंज्ड रहता है, कोई चेंजेज नहीं होता। चलिए, अब है कंसीडर द फॉलोइंग 4 जियोलॉजिकल पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट। देखिए, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि इयॉन क्या है, एरा क्या है, इसको आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए, तो हम आपको पहले बता देते हैं कि इयॉन जो होता है, हम आपको बता दें तो पहला इयॉन क्या है, हेडेन। उसके बाद आता है आर्कियन, उसके बाद आता है आपका प्रोटेरोजोइक, और उसके बाद आता है आपका फेनेरोजोइक। ठीक है, क्या आता है, फेनेरोजोइक। चलिए, अब उसके बाद आता है एरा। क्या आता है, एरा। एरा में क्या आएगा आपका, तो इसमें अगर
प्रोटेरोजोइक तक देखा जाए तो नॉर्मल होता है, लेकिन फेनेरोजोइक जो होता है वो 3 अलग अलग एरा में बटा होता है। कौन कौन से एरा में? फेनेरोजोइक को हम लोग बांट देते हैं पैलियोजोइक, अच्छा, और उसके बाद आता है मेसोजोइक, और उसके बाद आता है आपका सीनोजोइक। ठीक है, अब यहां पे जो दिया हुआ है वो पीरियड है। जैसे ये हो गया आपका इयॉन, ये हो गया आपका एरा, अब यहां पे दिया हुआ है पीरियड्स। अब पीरियड्स में क्या है? कैम्ब्रियन है, जुरासिक है, क्रिटेशियस है और क्वाटरनरी है। तो कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो आपका पैलियोजोइक का पीरियड है। किसका पीरियड है? पैलियोजोइक का पीरियड, यानी कि डी जो हो जाएगा वो आपका पहला सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस से आपका पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? जुरासिक, क्रिटेशियस एंड क्वाटरनरी। चलिए, उसके बाद आता है आपका जुरासिक और क्रिटेशियस। तो जुरासिक पहले, दोनों आपको मेसोजोइक के ही हैं, लेकिन जुरासिक पहले आता है और फिर आपका आता है क्रिटेशियस, यानी कि डी हो जाएगा पहला, जुरासिक हो जाएगा दूसरा, क्रिटेशियस हो जाएगा तीसरा, और फिर आ जाएगा क्वाटरनरी यानी कि चौथा, यानी कि DCBA। ठीक है, DCBA। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा DCBA इज द राइट आंसर। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू फाइलोजेनी ऑफ प्राइमेट्स। देखिए, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीटली पता ना हो तो क्वेश्चन को हाथ लगाना नहीं है, लेकिन हमें आपको आंसर बता दें। इसका आंसर होगा लेमर मोर क्लोजली टू लोरिसेज। ये एकदम क्लोज होते हैं, लेकिन गिबॉन्स इसे काफी दुर्लभ, 6 जनरेशन आप बोल सकते हैं कि आगे होता है, तो ये क्लोजली रिलेटेड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको करेक्टली पता ना हो तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये अगर आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज इनकरेक्टली मैच? नैनोपोर। ठीक है, नैनोपोर क्या है? 3rd जनरेशन सीक्वेंसिंग है, 3rd जनरेशन सीक्वेंसिंग का एग्जांपल है, जिसमें विदाउट पीसीआर की कोई जरूरत इसमें नहीं होती है। डीएनए सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, पायरो सीक्वेंसिंग प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए, पायरो से प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग नहीं कर सकते, तो इसका इनकरेक्टली मैच है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर आप कर सकते हैं। एसएसआर कोडोमिनेंट, जिसमें एसएसआर कोडोमिनेंट मार्कर वैसे मार्कर होते हैं जो होमोलोगस और हेट्रोलोगस, ठीक है, दोनों को बता सके, ठीक है, डिफरेंस बता सके। तो एसएसआर ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, इफ द ट्रांसजेनिक प्लांट heterozygous for an insert strategy into 1:1 ratio for the transgenic phenotype on back crossing, then it contain 2। नहीं, ये नहीं होगा। एनोवा ऑलवेज, देखिए, एनोवा क्या है? एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। एनोवा अलाउ अ प्लांट बीडर टू, मतलब ये आपका आप बोल सकते हैं बायोस्टेटिकल टर्म है, टूल्स है। अलाउ अ प्लांट बीडर टू वेदर मेजरमेंट फ्रॉम 3 और मोर ट्रीटमेंट सो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द टारगेट जीन इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग एन RNAi कंस्ट्रक्ट टू नॉक डाउन इट्स एक्सप्रेशन। चलिए, अब बात आती है कि अगर आपको कोई नॉक डाउन करना है, RNAi बनाना है, तो RNAi आप किसका बनाइएगा? उस रीजन का बनाइएगा जो कि mRNA में पाया जाता है। किस mRNA में? आपको बोल सकते हैं कि एक्टिव mRNA में। और एक्टिव mRNA की अगर बात की जाए तो उसमें क्या क्या होता है? ये 5 प्राइम इंड हो गया, यहाँ पे UTR हो जाएगा जिसको 5 प्राइम UTR बोलते हैं। उसके बाद आपका एक्सॉन हो गया, फिर आपका 3 प्राइम UTR हो गया और फिर 3 प्राइम। तो 5 प्राइम UTR का आप नहीं बना सकते, सॉरी 5 प्राइम UTR का आप बना सकते हैं, 3 प्राइम UTR का भी बना सकते हैं, एक्सोनिक रीजन का भी आप बना सकते हैं। किसका नहीं बना सकते हैं? इंट्रोनिक रीजन का, क्योंकि इंट्रोनिक रीजन क्या है? एक्टिव mRNA में नहीं पाया जाता। तो किसी का भी नॉक डाउन करना है तो आप उस RNA इनहिबिटर किसका बनाया जाता है? जो mRNA में, जो पार्ट mRNA में प्रेजेंट है उसी को तो आप इनहिबिट कीजिएगा ना। तो इंट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो आप कैसे बनाइएगा? यानी कि इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? नॉट यूज्ड कह रहा है ना। तो नॉट यूज्ड में देखा जाए तो यही होगा। Which of the following options represent a combination of terms that are matched incorrectly?
जैसे देखिए DDNTP चेन टर्मिनेशन, जब आप डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो DDNTP डाई डीऑक्सी, और नॉर्मली जो हमारा डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है उसमें क्या यूज करते हैं, DNTP डीऑक्सी। तो जैसे ही डाई डीऑक्सी एनटीपी लगाते हैं, चेन हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो ये आपका करेक्टली मैच्ड है। साउथ वेस्टर्न ब्लॉट, फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। साउथर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है, डीएनए का, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है, प्रोटीन का, यानी कि ये भी सही है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग पॉलीमरेज ऑफ पीसीआर। देखिए प्रूफ रीडिंग जो होता है वो 5' to 3' से नहीं होता है, 3' to 5' से होता है, ठीक है। तो ये किसको रिमूव कर देगा, अगर इसको ले तो ये क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव कर देगा। दैट इज द रॉन्गली मैच्ड, ये भी आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I 1/2 presenting a magnetic field of a lambda frequency इतना हर्ट्ज, a wavelength of incident required excite of nuclear spin to, देखिए ये क्या है, 1/2 है। अब यहाँ पे क्या पूरा है, एक्साइट द न्यूक्लियर स्पिन मस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, क्या होगा 1/2 है, तो यहाँ पे क्योंकि स्पिन क्या होता है 1/2 हाफ और फिर इसका हाफ, तो दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों मिला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है कि ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद आता है विडाल टेस्ट, वाइडली यूज्ड सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर निंटेरिक फीवर, इज टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्योंकि ये क्या करता है, जब आप डालते हैं वहां पे टेस्ट के लिए, तो वो सरफेस एंटीजन्स जो होते हैं और एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट जब आप एंटीबॉडी डालते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है, वो एक वहां पे एक क्लम्प बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर।